हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम रोटेशनल डायनामिक्स की जो है वो बेसिक थ्योरी लेते हैं। देखिए, जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन, और इसमें फ़र्क समझें, यहाँ पर ये रिजिड बॉडी होती है। जैसे ये बॉडी रिजिड बॉडी है, ठीक। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपने सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जरा ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर रोटेट कर रही है, जैसे ये हमारी कॉपी है, ये अगर ऐसे रोटेट कर रही है, पहली बात आप मेंटली इस बात को समझने की कोशिश करें कि जितनी भी रोटेटिंग बॉडी हैं उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। जैसे आपको मेंटली अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो ऐसा समझ में आएगा कि इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ऐसे बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक। अगर यही बॉडी ऐसे रोटेट करेगी ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अलोंग। पेन में समझ लें, अगर ये पेन जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होगा, इसके अबाउट। ध्यान से समझें बात को, ये रोटेट हो रही ऐसे, जैसे ये कॉपी ऐसे रोटेट करा रहे थे। अगर यहीं पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डायरेक्शन कहाँ से, ऊपर प्लस इन्फिनिटी से लगाकर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। अगर यही बॉडी ये ऐसे रोटेट हो रही है, सिलेंडर बन गया एक तरह से, ठीक, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, इसके सेंटर से जाने वाली लाइन आर पार, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है ऐसे। अब कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब कॉर्नर्स के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन, ये समझ रहे ना। और ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी को टच करे, ये रहो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट इस बॉडी को रोटेट कराओ, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सर्कुलर में नहीं होता। सर्कुलर में बॉडी जब रोटेट करती है, सॉरी रिवॉल्व करती है पार्टिकल, तो क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होता है, तो वो बॉडी पर कहाँ होता है। तो जब हम कोई बॉडी रोटेट कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो इसका एक एक पार्टिकल सर्किल में मूव करता है। यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जैसे ये कोई बॉडी है और हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लो, और इसके अबाउट अगर हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो एक एक पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमेगा, ये समझ रहे हैं ना, एक एक पार्टिकल को। और एक बात ध्यान देना कि अगर किसी रिजिड बॉडी में, मान लीजिए ये हमने 3-4 ये पॉइंट ले लिए कुछ, ठीक, और ये लाइन के अलोंग है पॉइंट, ये जो पॉइंट हैं अभी यहाँ पर हैं, ये कुछ समय के बाद ये बी पोजीशन पर ए पहुंच गया, तो जरा ध्यान देना, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, और ए वाला पार्टिकल ए डैश पर पहुंच गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, यहां से देख लो, ये पेन है ऐसे पहुंच गया, ठीक। हमने रिजिड बॉडी के अंदर पॉइंट्स ले लिए कुछ जो कि एक लाइन में है, क्योंकि रोटेशन में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लेते हैं तो एक लाइन से हमें दिखाना पड़ता है, एक रिफरेंस लाइन लेनी पड़ती है एंगल के लिए, समझ गए ना। लिनियर डिस्प्लेसमेंट तो आप ऐसे ही बना देंगे, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिफरेंस लाइन कहाँ पहुंची, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जरा ध्यान देना, जितने भी पार्टिकल हैं ये 1 2 3 4, ये सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लेकिन लिनियर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। समझ में आ रही बात, ये पार्टिकल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 3 वाला पार्टिकल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 2 इतना ट्रेवल कर गया, ये इतना कर गया, लेकिन एंगल सबका बराबर है, कितना है, थीटा। इसका मतलब है कि रोटेशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर पार्टिकल का सेम होता है, समझ गए ना, लेकिन लिनियर क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक। यहाँ पर हम पहले आप डिफिनीशन नोट करें और हेडिंग डालें रोटेशनल डायनामिक्स। हम इसकी आज एक क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन करेंगे। लिखिए, ये बॉडी इज सेट टू परफॉर्म, हेडिंग डालें रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स लिखिए, ए बॉडी इज सेट टू परफॉर्म, ए बॉडी इज सेट टू परफॉर्म इन ए प्योर रोटेशनल मोशन, ए बॉडी इज सेट टू परफॉर्म इन ए प्योर रोटेशनल मोशन। देखिए, प्रैक्टिकली
रोटेशनल और प्योर रोटेशनल में ये फर्क है कि अगर आप किसी बॉडी को यहाँ फिक्स करके और यहाँ पर रोटेट कराते हैं, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। जैसे आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके और उसके व्हील को घुमाएं तो प्योर रोटेशन है, समझ गए ना। लेकिन अगर कोई बॉडी, जैसे आप प्रोजेक्टाइल में ले लें, इस कॉपी को आप प्रोजेक्टाइल में फेंक दें तो ये ऐसे भी जाएगी और साथ साथ में रोटेट भी हो सकती है, ये रोटेशनल है। लेकिन जनरल में ऐसा ही होता है कि हम रोटेशनल बोलते हैं तो हम समझ लेते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन है, समझ गए होंगे ना। यानी कि रोटेशनल में जनरली में ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोलिंग उसका आगे एक एग्जाम्पल होता है। तो आपने क्या लिखा, प्योर रोटेशनल लिखा, मोशन इफ एवरी पार्टिकल इन द बॉडी, if every particle in the body moves in a circular path, a body is said to perform in a pure rotational motion if every particle in the body moves in a circular path such that the center of these circles lie on a single straight line, such that the center of these circles lie on a single straight line called axis of rotation, तो आप समझ गए होंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी हमारी ऐसे रोटेट हो रही है। तो जितने भी पार्टिकल हैं इसके, वो सब इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, समझ गए ना बात को। नेक्स्ट पैरा में लिखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कवर linear distance along a circular path, so it can be described in terms of linear quantities or angular quantities. So it can be described either in terms of linear quantities or angular quantities, दोनों से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके आपस में रिलेशन है। तो पहले यहां पर हमने कुछ क्वांटिटी ली है जो लिनियर में और रोटेशनल में, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये लिनियर में x लिखा है, इसका मतलब ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा लिखा है, इसका मीनिंग है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। इसके बाद वेलोसिटी आपको मालूम dx/dt होगी, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ये क्वांटिटी आप सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ v dx/dt हो गया, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी dθ/dt हो गया। एक्सीलरेशन यहाँ पर dv/dt है, यहाँ इसकी जगह एंगुलर एक्सीलरेशन होगा जो कि dω/dt होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे इसमें फोर्स F = ma है, वैसे यहाँ फोर्स की जगह टार्क होगा और मास की जगह यहाँ पर अदर क्वांटिटी आती है जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक। और एक्सीलरेशन की जगह अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, जैसे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp/dt, वैसे टार्क टाउ dl/dt, l यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पर तीन क्वांटिटी आप सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ और पढ़ाया जाएगा। और टार्क, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर वर्क डन टाउ dθ होता है, यहाँ पर डॉट और वेक्टर ना लगाएं। यहाँ पर पावर dw/dt है और यही फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसी की तरह फोर्स की जगह यहाँ टार्क हो गया और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 12 mv² होगी, यहाँ पर
काइनेटिक एनर्जी मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालिए और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी तरह से काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसकी जगह u इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा, और यहाँ पर ये लिनियर एक्सीलरेशन है, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर ड्राइव भी जो फार्मूले ये किए जाते हैं वही मेथड है जो आपने यहाँ पर इनको ड्राइव किया था काइनेमेटिक्स में, यहाँ पर कैलकुलस मेथड से ये भी ड्राइव हो जाते हैं। ओके, थीटा यहाँ पर जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और u इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट डाली है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s को हमने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और इसी तरह से जो अदर क्वांटिटी लिनियर में होंगी वो क्वांटिटी भी यहाँ पर रोटेशन में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर हम जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो रोटेशनल डायनामिक्स में काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से कंपेयर करके बनाया गया है। ठीक, तो हम वही आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी होता है ये वाला, ठीक, इससे कंपेयर करके उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी कराएंगे, इसकी कितनी आ रही है, वहीं से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी समझ जाएंगे और आगे आपको डेरिवेशन भी नहीं करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, तो आप हेडिंग डालें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और ध्यान रखना ये बहुत जनरल मेथड है, बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो आपके यहाँ ड्राइव किए जाते हैं। हमने ये कोई रिजिड बॉडी ले ली है और इसको यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पर अटैच कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये बॉडी आपकी रोटेट होगी, इसमें कुछ पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल m1, इसकी डिस्टेंस हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 ले लिया है, पार्टिकल m1 है। दूसरा पार्टिकल m2 ले लिया, इसकी डिस्टेंस r2। एक और पार्टिकल इधर ले लें m3 और इसकी डिस्टेंस r3। नेचुरल है कि जब ये रोटेट होगा तो ये सभी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ये बॉडी जो है वो इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है ना, और जब भी ये ऐसे घूमेगी रोटेशन में तो सारे पार्टिकल सर्किल में घूमेंगे। ठीक, उनकी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ले ली है। ये पार्टिकल का मास m1, डिस्टेंस कितनी r1, इसका मास m2, डिस्टेंस r2। एक इधर ले लो, कितने भी पार्टिकल ले लो, n पार्टिकल लेंगे डॉट डॉट करके। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाकर नीचे नोट करें। आपने ऊपर हेडिंग डाल दी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, शॉर्ट में के ई लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी is the energy possessed by the kinetic energy of rotation of body is the energy possessed by the body on account of its rotation, on account of its rotation about a given axis, about a given axis. Kinetic energy of rotation of body is the energy possessed by the body on account of its rotation about a given axis. नेक्स्ट पैरा में लिखें, सभी में यहाँ पर एक्सिस जरूर वर्ड आएगा जब भी कोई चीज लिखेंगे, क्योंकि बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ किसी क्वांटिटी का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पैरा में लिखें let the body consist of particles, let the body consist of particles लिखा, particles of masses, particles of masses m1, m2,
डॉट 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 एम एन, m1 m2 mn डॉट डॉट लिख कर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 डॉट 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 rn। बोर्ड से देख लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 डॉट डॉट rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम। अभी हमने बता दिया था एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम इफ v1 comma v2 dot 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 vn are linear velocity of the particle, v1 v2 dot 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 vn are linear velocity of the particles तो मुझे ये बताओ, फार्मूला था सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी v हो, डिस्टेंस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इनके बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v लीनियर वेलोसिटी। आपने जितने भी पार्टिकल ये सर्किल में मूव कर रहे हैं उनकी क्या सेम होगा, इनमें एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। समझ गए ना, सबकी डिस्टेंस अलग अलग, r1 r2 r3, तो लीनियर वेलोसिटी भी सेपरेट होंगी, क्योंकि डिस्टेंस अलग है तो ये भी अलग होंगी। ओके, तो फिर v1 कितना लिखें बोलो, r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, ऐसे डॉट डॉट vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। नोट कर दो वेलोसिटी सबकी। अब आप लोग बताएं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो आप जानते हैं वो क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अब तक क्या पढ़ा है, हाफ mv² तो पढ़ा ही है सबने, ठीक है ना। एक एक पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv² को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी बॉडी की, ठीक है ना। ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ली है, v1, इसकी v2, इसकी v3, डिस्टेंस r1 r2 और r3, ठीक है ना। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करते जाओ। पहले पार्टिकल की कितनी होगी काइनेटिक बोलो, हाफ m1 v1², दूसरा हाफ m2 v2, ये तो फार्मूला सभी जानते हैं, हाफ mn vn²। समझ गए होंगे, सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। अब जरा इसमें वैल्यू डाल दो v1 की, तो हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा²। ध्यान दें ओमेगा सबका सेम होगा, ठीक। हमने v1 की जगह क्या डाला, r1 ओमेगा, v2 की जगह r2 ओमेगा, तो यहां पर हाफ m2 r2² ओमेगा² डॉट 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 हाफ mn rn² ओमेगा²। चेक करें फार्मूले को, ठीक है ना। सबकी काइनेटिक लिखकर और सबकी लीनियर वेलोसिटी उसमें पुटअप कर दी, v की जगह वैल्यू डाल दी r ओमेगा। इसमें से आप ओमेगा क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, हाफ ले लें, ब्रैकेट में क्वांटिटी बची हुई लिखेंगे, ओमेगा यहां लिखेंगे, क्या बचा यहां, m1 r1² m2 r2² डॉट डॉट mn rn²। ओमेगा² कॉमन ले लें सबसे और हाफ को कॉमन ले लें। ठीक, अब ये जो क्वांटिटी आपने लिखी है ब्रैकेट में, इसको अगर हम चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri का होल स्क्वायर और ओमेगा²। ध्यान से देखें फार्मूले को, हमने ओमेगा² को कॉमन लेने के बाद ये फिजिकल क्वांटिटी को सिग्मा के टर्म्स में, एक टर्म्स में लिख दिया है इसको,
ये लाइन समझ में आ गई आपके? इसको कंबाइंड कर लो, सिंबल एक बना लिया इसका पूरे का। इसमें अभी बताया था I 1 2 3 डालते जाएं तो वैल्यू निकलती जाएंगी, ये ठीक है ना। तो अब यहां पर आए, अब ये बताएं, नोट कर लिया यहां तक, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा था आपने रोटेशन में, क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा था ना, अभी चार्ट बनाया था उसमें लिखा ना काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, आपने कहां से किया था डेरिवेशन स्टार्ट? आपने काइनेटिक एनर्जी लिनियर वाली ली थी, यही तो कहा था, यहां से स्टार्ट किया ना, और आपने सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम कर दिया, बन गया ये। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी कोई ऐसी क्वांटिटी है रोटेशनल डायनामिक्स में, ध्यान दें जरा, ट्रांसलेशनल मोशन में जब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी की जगह यहां एंगुलर वेलोसिटी है, तो फिर ये किसकी जगह होगा? ये मास की जगह है। जैसे हाफ mv स्क्वायर, तो यहां मास की जगह ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो हम रोटेशनल डायनामिक्स में इसका मतलब है ये कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, हम इसको यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। समझ गए ना? और आप समझ गए होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहां से जो फार्मूला बनता है एमआई का, पहले आप आगे नोट करें, लिखिए द क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी लिखें सिग्मा आई इज इक्वल टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ये लिखें द क्वांटिटी, इसको नोट करें जिसमें हमने टिक लगाया है, is analogous to mass, is analogous to mass. This quantity is called moment of inertia of the body. This quantity is called moment of inertia of the body about given axis of rotation, about given axis of rotation. क्वांटिटी हमने ये बता दी, द क्वांटिटी इज एनालोगस टू मास, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला समझ गए हैं कि एम आर स्क्वायर होता है प्रैक्टिकली, अगर पार्टिकल के लिए चूज करें तो एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। मास और आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। इनर्शिया वर्ड का मतलब समझते हैं ना, कौन कौन सी इनर्शिया थी? एक रेस्ट की और दूसरी मोशन की, ठीक। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। यहां पर भी एक बात याद रखना, कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉर्क लगेगा तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, समझ गए ना बात? बिल्कुल सेम लिनियर की तरह है। तो अब आप हेडिंग डाल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब आप समझते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में एम आई लिखें। एम आई इज एनालॉगस टू मास, एम आई इज एनालॉगस टू मास mass is the measure of inertia, mass is the measure of inertia for translatory motion, for translatory motion, and AMI is similar for rotational motion. Definition फिर बोल रहे हैं, AMI is analogous to mass, mass is the measure of inertia for translatory motion and AMI is the similar for rotational motion. सीधा मतलब है कि जो काम मास का ट्रांसलेटरी मोशन में है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो सबसे पहला फार्मूला यहां बनता है एम आई ऑफ फॉर पार्टिकल, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एम आई ऑफ पार्टिकल। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पार्टिकल है, इसका मास m है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस r है,
तो पार्टिकल के लिए जो mi का फार्मूला है वो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, mr स्क्वायर, बस समझ गए ना। आप फार्मूला अभी निकाल चुके हैं। मास लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लें पार्टिकल की। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, देखिए, और ये पार्टिकल यहाँ पर, और ये घूम रहा है ऐसे, तो मास ले लो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस, समझ गए ना, उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो। नेचुरल है कि जो पहले फार्मूला बनेगा वो पार्टिकल के लिए ही बनेगा, ठीक है ना। आपने निकाला भी, डिराइव भी किया पार्टिकल के लिए, mr स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उनको सम कर देते हैं, सिग्मा लगा दो। हाँ, एक पॉइंट यहीं पर बता दें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल के अंदर से पास होगा तो mi कितना होगा, बहुत पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन mi के अंदर से पास होगा तो 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका बहुत स्मॉल मानते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखा है mi ऑफ ए रिजिड बॉडी, mi ऑफ ए रिजिड बॉडी, सिंपल फार्मूला mr स्क्वायर, ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ मास m1 m2 m3 3 मास ले लें, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका डिस्टेंस r1 है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस r2 है, और इसकी डिस्टेंस r3 है। कोई जरूरी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से जाए, कहीं भी ले लें, ठीक है ना। ये m1 m2 अभी हमने बताया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लो और ये बॉडी लो, घुमा दो इसको चारों तरफ, बात समझ गए ना। तो ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसमें 3 पार्टिकल ले लिए हैं, ऐसे पार्टिकल बहुत सारे होंगे। बोलो इसका mi क्या होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ नहीं लगा रखा था, ये mi यहाँ पर, ठीक। ये मास लें, r1 लें डिस्टेंस, मास m2 डिस्टेंस r2, मास m3 डिस्टेंस r3, सिंपली इसका स्क्वायर करें और मास मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और इनके सबकी जगह ये सिंबल लिख दें, mi और ri स्क्वायर। यहां पर नीचे जरा नोट कर दें। तो रिजिड बॉडी में ध्यान रखना, रिजिड बॉडी में क्या करेंगे कि मास में डिवाइड कर लो, m1 m2 m3, इनकी डिस्टेंस ले लो, r1 r2 और r3, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है, ओके। इसके बाद सिंपली एक एक पार्टिकल का mi निकाल कर उनको प्लस कर लें, ठीक है। प्लस करने के बाद इनको कंबाइंड सिस्टम में ये बना लिया, mi और ri स्क्वायर, समझ गए होंगे। सिंपल फार्मूला केवल लिखने का मेथड है, ठीक है। लिखिए mi ऑफ ए बॉडी, इसी में लिखना mi ऑफ ए बॉडी, mi ऑफ ए बॉडी about a given axis, mi of a body about a given axis is the sum of the product of masses of all the particles and square of, फिर से बोलें, the mi of the body about a given axis is the sum of product of masses of all the particles and square of their respective perpendicular distance and square of their respective perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. आपके यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ, बोलो, आई ओमेगा स्क्वायर। इससे भी ये लोग डिफाइन कर देते हैं, 2 टाइम्स के ई करो और ओमेगा को 1 कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ऐसे डिफिनीशन फार्मूले से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो नीचे लिख दो पॉइंट डालकर, काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिखिए इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन।
लिखिए एएमआई ऑफ बॉडी, एएमआई ऑफ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, एएमआई ऑफ बॉडी अबाउट a given axis is equal to twice the kinetic energy of rotation, twice the kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity, rotating with a unit angular velocity about given axis. फिर नीचे हेडिंग डालें एएमआई ऑफ ए रिजिड बॉडी, एएमआई ऑफ ए रिजिड बॉडी। देखिए टू कैलकुलेट द एएमआई ऑफ रिजिड बॉडी, टू कैलकुलेट एएमआई ऑफ रिजिड बॉडी we use integration method, और नीचे फार्मूला नोट करें I इज इक्वल टू आर स्क्वायर DM, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर DM। रिंग, डिस्क और जितने भी हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सभी इसी फार्मूले से निकाले जाएंगे, ठीक है ना। आर स्क्वायर DM किस किस पर एमआई डिपेंड कर रहा है, ये फार्मूला नोट कर दें, आर स्क्वायर DM। इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। इनके डेरिवेशन सिलेबस में है हम लोगों के यहाँ। तो ओके स्टूडेंट, आप यहाँ तक इसको करें कंप्लीट और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।